हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर में एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज़ का प्रैक्टिस पेपर करेंगे सेट 8। ये प्रैक्टिस पेपर 4 हम कंटिन्यू करेंगे। हमने 1 से लेकर 50 क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग करेंगे इसमें प्रैक्टिस सेट 4 में 51 से लेकर 100 तक। ठीक है, 50 क्वेश्चंस करते हैं। तो ये सेट 8 है। अब देखिए इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है यानी कि 51 क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। ये सब कॉन्टिनेंट कहलाता है ना। इंडिया जो है हमारा सब कॉन्टिनेंट कहलाता है, कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये अफ्रीका जो था, अफ्रीका का ही पार्ट ये इस तरफ मूव हुआ धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, एक्टिविटीज़ की वजह से, और यहाँ पर उसका पार्ट आ गया इंडिया का हमारे। ठीक है, इस तरह से मूव होके इसी का पार्ट है। तो ये कहलाता है किसका पार्ट था ये। अब देखिए गोंडवाना लैंड का, देखिए गोंडवाना लैंड क्या हुआ था कि जब स्टार्टिंग में तो 2 पार्ट थे। एक सॉलिड पार्ट था, हमने प्रीवियस पेपर में भी बताया है, लेकिन हो सकता हो कुछ स्टूडेंट इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो उनको पता होना चाहिए। एक सॉलिड पार्ट था और एक लिक्विड पार्ट था यानी कि वाटर वाली वाटर बॉडी थी। तो उसको कहा गया, सॉलिड को कहा गया पैंजिया और जो वाटर बॉडी वाला था उसको कहा गया पैंथेलासा। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये पैंजिया यानी कि सॉलिड पार्ट जो होता है ये 2 पार्ट्स में ब्रेक कर जाता है। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है यानी कि नॉर्थ का जो पार्ट होता है उसे कहा गया अंगारा लैंड या फिर लॉरेशिया कहा गया, लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड। और जो साउथ का पार्ट निकला इस पैंजिया से उसे कहा गया गोंडवाना लैंड। तो जो ऊपर के कॉन्टिनेंट है वो सारे उससे बने और जो नीचे के हैं यानी कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर, ये सब जो पार्ट है ना साउथ की तरफ जो है वो सारे गोंडवाना लैंड से बने। तो इसलिए कहा जाता है इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है ये किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखिए आईएनसी के अध्यक्ष फर्स्ट 4, 3 तो पूछे ही जाते हैं और बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट हैं, जो लेडीज़ हैं एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू, उनके भी ईयर पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा इस टाइम पे भी पूछा जाता है कि इसके डिवीज़न के टाइम, भारत के डिवीज़न के टाइम, अब ये 46-47 के टाइम हो रहा था डिवीज़न इंडिया पाकिस्तान का। तो देखिए 46 में कहाँ कौन सा अधिवेशन हुआ था, 1946 में मेरठ अधिवेशन में, मेरठ अधिवेशन में जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे और ये 47 तक बने रहे थे। ठीक है, इसके बाद ये जब रिटायरमेंट लेते हैं तो फिर आते हैं कौन, राजेंद्र प्रसाद आते हैं। ठीक है, फिर वो बनते हैं। तो ये विभाजन के टाइम जो थे ये जेबी कृपलानी थे, इनका टाइम पीरियड था 46 to 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। देखिए हंटर कमीशन जो पूछा जाता है वो कब हुआ था, हंटर की ये जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था इसके लिए की गई थी। ये एक जांच की कमेटी थी, इसमें पूरा जो भी हत्याकांड हुआ था, मैसेकर हुआ था, इसके बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार करने की बात थी। और ये इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ये थी और उसमें फाइनली वो ऑब्वियसली वो खुद को थोड़ी ना कहेंगे, तो उनके अकॉर्डिंग उनकी रिपोर्ट में ये था कि इसमें गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं है। ठीक है, लास्ट में इन्होंने ये निकालते हैं। और इसके अलावा अपना गांधी जी लोग अपनी एक अलग चलाते हैं, वो एक अलग पार्ट है, वो अपनी अलग तरीके से पूरी जांच पड़ताल करते हैं। हुआ था 1919 में हुआ था, ये तो अब तक याद हो गया होगा, इतनी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। देखिए हिमाचल प्रदेश में शिपकिला है, काफ़ी फेमस है, शिपकिला है, बड़ा लाचा है, रोहतांग है, ये सब दर्रे जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। और इसके अलावा शिपकिला की एक और चीज़ पूछी जाती है कि जो इंडिया में जो सतलज रिवर आती है ना, सतलज रिवर वो इसी शिपकिले दर्रे से होकर आती है इंडिया में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टकसाल यानी कि मिंट जिसे कहते हैं ना, कहाँ स्थापित नहीं की गई है, नहीं की गई पूछा गया। देखिए इस वाले पेज पे थोड़ा सा प्रिंट का इशू है तो सुनिएगा अच्छे से ध्यान से, क्योंकि देखने में हो सकता हो प्रॉब्लम हो, ब्लर हो। नोएडा है, उसके लिए 4 हैं, एक नोएडा है, ठीक है, और मुंबई है, मुंबई में है इसका, और हैदराबाद में है, इसके अलावा आपका कोलकाता में है। ये 4 जगह जो हैं ये बनाए जाते हैं और लखनऊ नहीं है इसमें, तो नहीं पूछा गया है, तो लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र प्लावी
प्लावी राष्ट्रीय पार्क पूछा है, स्थित कहाँ है। वर्ल्ड का, ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड का एकमात्र प्लावी नेशनल पार्क, प्लावी मतलब फ्लोटिंग, जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तो वो सुना होगा, करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर में है। और ये इसका नाम क्या है, केबुल लामजाओ नाम है इसका, केबुल लामजाओ, लामजाओ ये इसका नाम है। और ये मतलब लोकटक झील सुनी होगी वहाँ पर, मणिपुर में लोकटक झील बहुत पूछी जाती है, कहाँ पर है, तो वो मणिपुर में, याद रखिएगा, उसका ही ये पार्ट है वहीं पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पर इस फिगर में देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका है इक्वेटर, ठीक है, भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं। देखिए इंग्लिश में हम ऐसे अल्फ़ाबेट लिख देंगे और हिंदी में बोल देंगे ताकि दोनों को समझ में आ जाए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम को। अब देखिए इधर जो है ये सबसे पहले आता है ये 0 डिग्री, फिर आता है 23 डिग्री, 23 डिग्री एंड हाफ, और फिर आता है 66 डिग्री एंड हाफ, फिर ये आता है इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, इसी तरह से नीचे होता है। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ना अपर की, यानी कि ऊपर नॉर्थ वाला 23 एंड हाफ से लेकर नीचे का 23 एंड हाफ, ये पूरा जो जोन होता है ये कहलाता है टॉरिड जोन। ध्यान से सुनिएगा, ये कहलाता है टॉरिड जोन, जिसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंधी एरिया हिंदी में कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, यानी कि ये वाला 23 और 66 के बीच वाला जो पार्ट है, ये कहलाता है टेम्परेट जोन, ये कहलाता है टेम्परेट जोन, यानी कि इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट आता है ये कहलाता है फ्रिजिड जोन, 66 के ऊपर पोल तक और इधर भी 66 से साउथ पोल तक, ये पार्ट कहलाता है फ्रिजिड जोन, और इसे हिंदी में कहते हैं शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक है, पोलर जोन भी कहलाता है, तो काफ़ी नाम है। तो यहाँ पूछा गया कर्क रेखा, और कर्क रेखा कौन सी है, ये वाली जो 23 एंड हाफ ऊपर वाली है ये है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो नीचे वाली 23 एंड हाफ है वो है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इनके बीच का, दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया क्या कहलाता है, टॉरिड जोन कहलाता है, उष्ण कटिबंध एरिया कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है। देखिए भारतीय जूट की जो बात है ना, तो उसका प्रतिद्वंदी जो है वो बांग्लादेश है, मतलब कॉम्पिटिटर्स कौन है, तो बांग्लादेश कंट्री है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, सॉरी उल्टा लिख रहे हैं, FAO ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बांग्लादेश जो है वो सेकंड नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है। तो ऑब्वियसली इंडिया का कॉम्पिटिटर कौन हो गया, बांग्लादेश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, निहारिका। तो देखिए क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड, यानी कि इंग्लिश में भी हम बता देते हैं एस्टेरॉयड, ये भी है, सोलर सिस्टम का पार्ट है। धूमकेतु यानी कि आपके मेटियोर्स, कॉमेट्स, ये जो हैं ये भी हैं धूमकेतु। ग्रह जो हैं यानी कि प्लैनेट्स, ये सब भी हैं। निहारिका नहीं है आपका सोलर सिस्टम का पार्ट, बल्कि सोलर सिस्टम के फादर एक तरीके से कहा जाता है निहारिका को। क्यों, क्योंकि निहारिका है क्या, देखिए जो हमारी गैलेक्सी है ना, आकाश गंगा गैलेक्सी जो है हमारी आकाश गंगा, उस वो जब बनी है तो वो हाइड्रोजन गैस से बहुत बनी, मतलब पूरे पूरे समझ लिए बड़े बड़े बादल जो हैं उसके, वो इस पूरे स्टोर हो गए आपस में, स्टोरेज एक तरीके से उनका बन गया और हमारी गैलेक्सी बनी आकाश गंगा, उसे ही निहारिका कहते हैं। हाइड्रोजन गैस के जो बादल हैं ये बहुत ही ब्रॉड लेवल पे, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हैं, और इतना ज़्यादा है कि इसमें पूरे पूरे झुंड, एक तरीके से गैसेस के झुंड हैं अंदर। तो ये जो है ये सोलर सिस्टम का फादर माना जाता है, एक तरीके से सौर परिवार का जनक है, हिंदी में सौर परिवार का जनक माना जाता है निहारिका को। तो ठीक है, तो ये सोलर सिस्टम का पार्ट निहारिका नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला जो कहलाती है ना, हिमालयन सीरीज, ये फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। फोल्डेड माउंटेन
यानी कि हिंदी में कहें तो वलित पर्वत। और इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे वर्ल्ड की सबसे लंबी सीरीज जो है माउंटेन सीरीज कौन सी है, एंडीज है। कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। ये भी है इसका एग्जाम्पल। उधर यूराल माउंटेन सुना होगा, एल्प्स माउंटेन, ये सारे माउंटेन जो है ये फोर्डेड माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकड़ रेलवे जोड़ती है। कोकड़ रेलवे जो है वो जोड़ती है, कोकड़ से देखिए ये तो समझ में आ जाता है कि इधर गोवा वाला एरिया है, तो अब ये किसे जोड़ती है। देखिए कोकड़ का जो एरिया है ना, कोकड़ रेलवे का, ये जुड़ा है गोवा, फिर इधर नीचे आ जाता है आपका गोवा, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है कर्नाटक। ठीक है, ये पूरा एरिया जो है कवर करती है कोकड़ रेलवे। तो ये जोड़ती है महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक के मैंगलोर से। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा है, रोहा को मैंगलोर से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय धरोहर विकास और संवर्धन योजना हृदय में उत्तर प्रदेश के किस शहर का चयन किया गया है। देखिए प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आया था, इसमें पूछा था कि कितने इसमें सिटीज़ चूज़ किए गए हैं, कितने सिटीज़ चूज़ किए गए, तो वो पूरे इंडिया लेवल पे थे। अब देखिए उसमें ही हमने हाईलाइट किया था कि यूपी स्पेशल में यूपी से क्वेश्चन आ सकता है, तो क्योंकि यूपी के 2 सिटीज़ जो हैं वो शामिल की गई थी, तो इसमें इन्होंने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में बता दिया है। तो वैसे तो देखिए याद रखिएगा 12 सिटीज़ हैं, साउथ की भी हैं, नॉर्थ की भी हैं, सारी हैं। और यूपी की इसमें 2 हैं, वाराणसी और मथुरा। ये दोनों ज़रूर याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, वाराणसी और मथुरा। ये हृदय योजना है, उसमें मतलब हेरिटेज, इसमें क्या है कि इन सिटीज़ के जो हेरिटेज साइट्स वगैरह हैं, यहाँ पर जो जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको बहुत अच्छे से कंजर्वेशन उनका करना है, उसको अच्छे से मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी। देखिए नॉर्थ ये पूछा जाता है, ग्रास लैंड बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, पेपर में ग्रास लैंड कहें या फिर घास के मैदान कहें, तो कभी उसमें अगर मैचिंग में ज़्यादा पूछे जाते वहाँ पर आएगा तो हम सारे याद करवा देंगे, लेकिन वैसे याद कर लीजिएगा, उसको एक बार लिस्ट देख लीजिएगा। और नॉर्थ अमेरिका में पूछ रहे हैं, प्रेरी होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि वहाँ पर किस टाइप के होते हैं, तो वहाँ की जो घास होती है ना, शीतोष्ण घास होती है। ठीक है, ठंडी शीतोष्ण घास यानी कि टेम्परेट घास स्थल होता है, यही पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। बहुत क्वेश्चन बार बार इसको रिपीट करते हैं, इजी भी है, आराम से इसको ये पता होना चाहिए। तो मौलिक अधिकार के रूप में नहीं, कौन सा, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। बाकी सारे हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे हैं। फंडामेंटल राइट्स में सिर्फ संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी ये नहीं हटा दिया गया है। किस अमेंडमेंट के थ्रू, तो 44 अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1978 में हटा दिया गया है। और ये क्या बना दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया है। और कहाँ डाल दिया गया है, 300A में। ठीक है, 300A में डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है और इसमें कहा है कि कानून, सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। यह है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध या धार्मिक स्वतंत्रता। तो देखिए अगर कह रहे हैं कि हर पर्सन के लिए जो है सेम लॉ है, सेम लॉ। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ सुना होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और जैसे ही इसकी बात आती है हमें समझ में आ जाता है कि आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि समानता का अधिकार। सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अब यहाँ पर क्या है, कुछ प्रोग्राम्स दिए गए हैं और उनके शुरू करने का वर्ष दिया गया है। तो अब कौन सी है इसमें, देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और शहरी रोजगार योजना। तो देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम की जो है ये शुरू हुई थी 1999 में। ठीक है, और ये शहर वाली जो शुरू हुई थी ये हुई थी आपकी 97 में। ठीक है, पहले शहर वाली शुरू हुई थी 97 में, फिर 2 साल बाद 99 में ग्राम वाली शुरू हो गई थी। फिर जवाहर रोजगार योजना ये सबसे पुरानी है, ये शुरू हुई थी 1989 में। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन दे गए ना उसमें से सबसे पुरानी यही है, जवाहर रोजगार योजना 1989 में। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये जो शुरू हुआ था ये हुआ था 2005 में।
ठीक है, तो ये आपके यहाँ से आप मैच करा लिएगा कौन सा सही हो जाता है। तो ये सब पूछे जाते हैं अक्सर इनके शुरू करने का टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है। आरबीआई का काम पूछ रहे हैं, कौन सा एक नहीं है, तो देखते हैं। करेंसी का नियम, यानी कि अगर हम कहें करेंसी रेगुलेशन, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए यहाँ पर बताना ज़रूरी है। करेंसी रेगुलेशन, ठीक है, करेंसी का नियमन। विदेशी व्यापार का नियमन, यानी कि फॉरेन ट्रेड, ध्यान से सुनिएगा, फॉरेन ट्रेड का रेगुलेशन। साख का नियमन, साख मतलब होता है क्रेडिट, क्रेडिट रेगुलेशन, सॉरी क्रेडिट रेगुलेशन। और फोर्थ ऑप्शन है देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली और प्रबंध, यानी कि देश के विदेशी विनिमय जो है, ठीक है, नेशनल बात करें, नेशनल लेवल पे विदेशी विनिमय जो है, यानी कि देश के फॉरेन एक्सचेंज फंड, उनकी रखवाली, उनकी सेफ्टी और उनका प्रबंध, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वो। तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा एक नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, विदेशी व्यापार का नियमन। देखिए फॉरेन ट्रेड से क्या मतलब है, फॉरेन ट्रेड का रेगुलेशन आरबीआई थोड़ी ना करेगा, वो बाहर के करेंगे। तो आरबीआई का मतलब क्या है, सिर्फ यहाँ का कि करेंसी किस तरह से रेगुलेट होगी, क्रेडिट रेगुलेशन कैसे होगा, और हमारे देश में जो बाहर का पैसा आ रहा है ना, वो जो है फॉरेन एक्सचेंज फंड, उसकी सेफ्टी रखना। तो ये सारे काम जो है आरबीआई के हैं, सिर्फ विदेशी व्यापार का नियमन नहीं है, यानी कि फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, यानी कि इसका क्या मतलब है, इनविजिबल जो कि दिखाई ना दे, इनविजिबल एक्सपोर्ट। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट होता है, इसका मतलब क्या है, सेवाओं का निर्यात, प्रतिबंधित सामान का निर्यात, अलिखित यानी कि जो रिटर्न में ना हो उस सामान का निर्यात, तस्करी से सामान का निर्यात। तो देखिए जो सेवाओं का निर्यात होता है वो कहलाता है इनविजिबल, क्योंकि वो दिखाई तो देता नहीं है। जो सर्विसेज होती हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया टूरिज्म और बीमा वगैरह जो है, तो ये सर्विसेज में आती ना, तो इनका जो एक्सपोर्ट होता है ना, ये कहलाता है इनविजिबल एक्सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक को कौन बनाता और प्रकाशित करता है। यानी कि देख आप लोग सुन रहे होंगे, आप बहुत ज़्यादा इंडेक्सेस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से एक इंडेक्स है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इंग्लिश में ये है, हिंदी में क्या है, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक। इसको निकालता कौन है, जारी कौन करता है, कौन बनाता है और कौन प्रकाशित करता है, तो इसको वर्ल्ड बैंक जो है वो इसको पूरा बनाता है और इसको जारी करता है। अब देखिए वर्ड, ये तो हो गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की क्या रैंक है। इंडिया की रैंक है, अगर हम 2020 की बात करें तो 63 रैंक है, 63 रैंक है। और फर्स्ट नंबर पे कौन है, न्यूजीलैंड है, ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर पे न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, यानी कि इसमें भारत में प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, तो वो हो गया जिला प्रशासन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कहलाता है वो इसका हेड होता है। तो सबसे ज़्यादा जो पावर होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यूनिट होती है वो यही होती है, जिला, ठीक है, यानी कि जिला हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71 जिले में आपराधिक मामलों के लिए सर्वोच्च अदालत है। देखिए जिले में जो डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट आता है, और फिर आपका आता है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सारी कोर्ट आती हैं, बहुत सी छोटी छोटी कोर्ट आती हैं। तो उसमें से सबसे ऊंची जो अदालत होती है वो कहलाती है सेशन कोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा, सेशन कोर्ट कहलाती है, सेशन कोर्ट। इसमें क्रिमिनल मैटर्स, जितने भी आपराधिक मामले यानी कि क्रिमिनल मैटर्स होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं सेशन कोर्ट में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभावना वाला है। ये तो हर कोई बता सकता है, सोलर जो पावर है उसका यूज़ करके हम लोग बहुत अच्छे से उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, सौर शक्ति का। इसके पीछे कई सारे चल रहे हैं आपके सोलर पैनल के ISA वगैरह सब चल रहा है, तो
इसे याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति स्वीकृत की गई। देखिए जो सेंट्रल कैबिनेट है उसके अकॉर्डिंग जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति जो ये एक्सेप्ट की गई, एक्सेप्टेंस कब किया गया, ये किया गया 2010 में। ठीक है, 2010 में, इसे याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरह से। अब यहाँ पर पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। देखिए प्रीवियस इससे जो हमने 50 क्वेश्चन किए थे इसी सेट के, उसमें फॉरेस्ट इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट पूछा था, तो ईयर पूछे जाते हैं और डेज भी पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो टाइगर डे हमें पता होना चाहिए कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये किया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई को। और ये स्टार्ट कब से हुआ, ये स्टार्ट हुआ 2010 से। ठीक है, 2010 से स्टार्ट हुआ, 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75 संविधान के प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, याद रखिएगा 1951 में हुआ था। ठीक है, और इस तो ये किससे रिलेटेड था, ये भूमि सुधार से रिलेटेड था। कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधार के संरक्षण से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यानी कि हम इंग्लिश में कहें तो लैंड रिफॉर्म्स कहेंगे। भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था फर्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि कब हुआ था, 1951 में हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 76, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। देखिए कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त भी था और चाणक्य भी था। ठीक है, तीनों इन्हीं के नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। और इनकी जो बुक है वो है अर्थशास्त्र। कहने में अर्थशास्त्र है पर इसमें है किससे रिलेटेड, इसमें पॉलिटिकल साइंस है एक तरीके से, जो राजा को किस तरह से शासन करना चाहिए वो उसके बारे में इन्होंने इस अर्थशास्त्र अपनी बुक में लिखा है। ठीक है, तो इसमें है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। ये इन्होंने किस डायनेस्टी में लिखी थी, ये लिखी थी मौर्यन डायनेस्टी में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, मौर्य वंश के टाइम पे इन्होंने ये बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। इसमें किसके बारे में है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। इसमें 7 इनके जो है इन्होंने अंग बताए हैं, इसको उसको डिटेल किया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 77, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक कौन जानवर है। देखा होगा कि जब भी इसकी बात आती है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये जो आता होगा इसमें एक एनिमल का इमेज बना होता है, वो कौन होता है, जनरली पैंडा दिखता है हमें, कौन सा होता है, जाइंट पैंडा। ठीक है, जाइंट पैंडा, ये हो गया राइट आंसर। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ। देखिए कार्बन क्रेडिट का जो ये दृष्टिकोण शुरू हुआ ये हुआ क्योटो प्रोटोकॉल से। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो आई, जब इफेक्ट में आई वो 1997 में आई। ठीक है, इसका ईयर भी पता होना चाहिए, 1997 में इफेक्ट पे आई। और इसमें जनरली था किसके बारे में, इसमें था कि कार्बन का जो एमिशन है उसको कम होना चाहिए। कार्बन एमिशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसका कम होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड इसमें सारे चीज़ें हैं। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल में ये जो पूरी टेक्निक है कि कार्बन एमिशन कैसे कम किया जाए, इस टेक्निक को जिस प्रिंसिपल पे हम बेस्ड कहते हैं वो प्रिंसिपल होता है, उसका नाम है कार्बन क्रेडिट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। वृहद मतलब होता है बड़ा इकोसिस्टम, बहुत सबसे बड़ा इकोसिस्टम किसका है, तो वह है जैवमंडल। जैवमंडल मीन्स बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। ठीक है, देखिए हमें पता है कितने सारे होते हैं, लिथोस्फीयर होता है। ठीक है, जिसमें चट्टाने, मिट्टी, सॉइल, ये सब सारी चीज़ें आती हैं, रॉक वाला पार्ट आता है। और हाइड्रोस्फीयर आता है जिसमें आपका वाटर बॉडी आती हैं, सारी वाटर बॉडी जितनी भी लेक्स होती हैं, नहरें होती हैं, ओशन, सी से सब आते हैं। और कौन सा होता है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जिसमें हवा, विंड, ये सारी चीज़ें आती। तो ये तीनों जिसमें जहाँ पर मिलती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, यानी कि इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, इन लोगों का क्या इंटरजेक्शन पॉइंट जो होता है वो कहलाता है बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर में क्या ये सारी चीज़ें मिलती है, लिथोस्फीयर का भी पार्ट मिलता है, हाइड्रोस्फीयर का भी और एटमॉस्फेयर का भी पार्ट मिलता है। तो इसलिए ये कहलाता है सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र। लेकिन
जब आप इसको रीड करेंगे बायोस्फीयर की डेफिनेशन तो आप देखेंगे एनसीईआरटी में लिखा होता है कि एक नैरो पैसेज है। तो नैरो पैसेज से ही कंफ्यूज मत होइएगा कि ये नैरो ही पैसेज है। नैरो पैसेज का मतलब है कि ये 3 बड़े बड़े सिस्टम का कॉमन फॉर्म है जहाँ पे तीनों एक दूसरे से लिंक कर रही हैं, इसलिए इसको नैरो पैसेज कह रहे हैं। वैसे इसका इकोसिस्टम की बात करें तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम किसका कहलाता है? बायोस्फीयर का, यानी कि जैव मंडल का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या है, संस्थान दिए गए, इंस्टीट्यूट और उनकी जगह स्थिति की बात की गई है। तो देखिए लेबर, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? तो ये आपका है नोएडा में। ठीक है, ये हो गया। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CDRI, ये कहाँ पर? ये लखनऊ में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी, अच्छा ये लेप्रोसी इधर आ गया है। ठीक है, ये यहाँ पर है, इसके साथ है फॉर लेप्रोसी। लेप्रोसी के लिए ये कहाँ पर है? ये आपका होगा आगरा में, ये आपका है आगरा में। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, ये भी इधर आ गया है, इसको इसके साथ रखिएगा। रिसर्च ऑन कैटल यानी कि जो मवेशियों के लिए जो होता है वो आपका मिलेगा मेरठ में। ठीक है, मेरठ में सुना होगा एक हाथियों का अस्पताल, तो उस वो भी करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन था उसका भी राइट आंसर मेरठ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कैटल वाला मेरठ में है, CDRI लखनऊ में है, लेबर का कहाँ पर है? नोएडा में है, और लेप्रोसी के लिए कहाँ पर है? आगरा है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा कौन सा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी संस्थान है और स्थान। देखिए ये तो रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है, इसको हम बता चुके हैं एक प्रैक्टिस सेट में। सब्जी अनुसंधान, ये सही है, वाराणसी। केंद्रीय उपोषण, हाँ ये हॉर्टिकल्चर वाला उपोषण उद्यान ये लखनऊ में है, ये इसका लखनऊ में, श्रीनगर गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। गन्ना का लखनऊ है, ये भी ठीक है। दलहन का, दालों का कौन सा है? कानपुर है। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ओजोन, CFC, हाँ ठीक है, ये CFC ओजोन लेयर बिल्कुल सही है, इसमें होल हो रहा है CFC की वजह से। एसिड रेन, नाइट्रिक एसिड, ये मैच नहीं है। रॉकेट ईंधन, केरोसिन तेल, ये बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल सही है। देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड एसिड 1 मिनट को देखने में लगता है कि ये होगा, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी एसिड रेन की बात आती है हमेशा कहा जाता है कि सल्फर के ऑक्साइड्स SOX एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि NOx, ना कि नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये बात समझिएगा, ये नहीं होगा, ये मैच नहीं होगा, मेन नहीं है ये। तो ये इसे याद रखिएगा, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? देखिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट्स हैं उनमें से बहुत पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सारे व्यक्तियों के लिए, क्योंकि जो बाहर से आने वाले होते हैं जैसे टूरिस्ट वगैरह होते हैं उनके लिए भी वही राइट्स लगते हैं। तो क्या? विधि के समान संरक्षण का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार। देखिए इसमें से विधि के समान संरक्षण का अधिकार जो है ये सारे व्यक्तियों के लिए होते हैं, बाकी ये जो होते हैं सिर्फ भारत के लिए, मतलब भारत के सिटीजन्स के लिए हैं। ठीक है, भारत के सिटीजन्स के लिए हैं, बाकी ये चारों सिटीजन के लिए, बट ये जो है ये सबके लिए, चाहे बाहर से आए विदेशी हों उनके लिए भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान लिया अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर उनके अगेंस्ट कुछ भी चीज़ होती है तो वो एक्शन ले सकते हैं, वो कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, संसद, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, धर्म, रिलीजन। देखिए इसमें संविधान सबसे ऊपर है, सर्वोच्च कहेंगे। क्यों? क्योंकि संविधान ही है जो सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और रिलीजन को पावर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन हो गया? पॉलिटिकल सिस्टम में संविधान हो गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है किसको? देखिए इसमें से लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये क्या हो गया? विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। समाप्त वर्ड जो ये यूज़ किया है ना, ये सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल देखिए सुना होगा आपने, बहुत से स्टेट के पास नहीं, बहुत से स्टेट के पास है। ठीक है, तो ये कभी भी ख़त्म की जा सकती है, किसी भी स्टेट, कोई भी स्टेट ये रख सकता है कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल हटा रहे हैं अपनी। ठीक है,
तो ये चीज़ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। देखिए जब भी इस टाइप के पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो देखिए दो टाइप के बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ये पूछा जाता है कि जो पंचायत का इलेक्शन होता है वो किसके थ्रू किया जाता है, गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या फिर जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके थ्रू। ये तीन ऑप्शन ज़रूर मिलेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा जो पंचायत का जो मसला होता है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ठीक है। अब चाहे वहाँ का इलेक्शन की बात हो, चाहे वहाँ के क्षेत्र की बात हो, चाहे किसी की बात हो, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एरिया की बात कर ली है तो ये भी राज्य सरकार द्वारा ही होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा एकदम। ऑप्शन नंबर 20 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया। क्षणिकवाद, देखिए क्षणिकवाद और अनित्यवाद ये दो प्रतिपादन जो किए, इन वर्ड्स को एक्सप्लेन किया, ये बुद्ध ने किया, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा ने किया और इसके ऊपर तर्क दिए अपने, ठीक है। और क्षणिक वो उन्होंने क्षणिक कहा किससे, क्षणिक कहा सोल को, ठीक है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक बोला है। और अनित्य किसे बोला है ये भी इम्पोर्टेंट है जानना। अनित्य किसे बोला है, अनित्य बोला है जो भी भौतिक हम लोग फिजिकल जितनी भी चीज़ें लेते हैं, जैसे फूड हो गया, कपड़े हो गए, जितनी भी चीज़ें लेते हैं ना अपनी ख्वाहिश के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, उसको उन्होंने कहा है अनित्य, ठीक है। कि वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होती रहेगी, वो बदलती रहेगी, अनित्य है वो, ठीक है। और सोल क्या है, क्षणिक है, कभी भी जा सकती है, कभी भी आत्मा जा सकती है, कुछ नहीं पता कि कितने से कितने टाइम तक रहेगी, ठीक है। तो उसे क्षणिक बोला है, ये याद रखिएगा। और ये अनित्य किसे बोला है, ये फिजिकल आप प्लेजर्स कह सकते हैं, फिजिकल नीड्स बोल सकते हैं, ठीक है, इसे बोल सकते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। देखिए भगवान महावीर का पहला शिष्य जो था वो था जमाली। वाइफ का नाम था, इनकी बीवी का नाम था क्या, यशोदा नाम था, यशोदा, ठीक है। यशोदा नाम था इनकी बीवी का नाम। और उनकी बेटी थी प्रियदर्शना, प्रियदर्शना उनकी बेटी का नाम था। उसका हस्बैंड यानी कि इनका दामाद जो था वो जमाली था। और सबसे पहला इनका डिसाइपल जो बना वो जमाली ही बना, ठीक। बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में निर्धनता के स्तर को आकलन किया जाता है। भारत में निर्धनता का स्तर यानी कि कितनी गरीबी है, यानी कि कितनी पॉवर्टी है, इसको कैसे मेजर किया जा सकता है। इसको किया जाता है फैमिलीज के, हमें ध्यान रखिएगा एकदम, ये इस सेंटेंस को, फैमिली के कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर से, यानी कि एक्सपेंडिचर से, यानी कि परिवार के कंजम्पशन यानी कि उपभोग और कितना खर्च हो रहा है, व्यय हो रहा है, उसके बेसिस पे ये किया जाता है कि कोई भी फैमिली कितनी पॉवर्टी में है, कितनी गरीब है, ठीक है, परिवार के उपभोग और व्यय के आधार पर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या में प्रतिशतता की दृष्टि से शीर्ष अनुसूचित जाति वाला राज्य है। देखिए एससी सबसे ज़्यादा किस में है, टॉप मोस्ट, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा किस में है, तो वो है यूपी में, ठीक है। शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा किस में है, मैक्सिमम वो यूपी में, ये याद रखिएगा। तो राइट आंसर यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया भाव में लोक नृत्य किस राज्य का है, जिसे 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि में सूची में स्थान दिया है, ठीक है। मतलब यूनेस्को में इसको मिला है, इस सूची में गया है कालबेलिया नृत्य। तो ये लोक नृत्य जो है ये राजस्थान का है, ठीक है, ये राजस्थान का नृत्य है। और इसमें जो है याद रखिएगा, इसमें जो कॉस्ट्यूम जो होता है, कॉस्ट्यूम यानी कि जो पहनावा होता है, और उनका डांस यानी कि जो वो नृत्य करते हैं वो किस बेसिस का होता है, वो स्नेक टाइप का होता है, ठीक है। स्नेक टाइप के इनके कॉस्ट्यूम होते हैं और डांस भी उसी बेसिस पे होता है, स्नेक वाला, ठीक है। तो कालबेलिया याद रखिएगा कहाँ पर होता है, ये राजस्थान में होता है। राजस्थान की वुमेन के थ्रू होता है, यानी कि फीमेल जो होती हैं उनके थ्रू ये डांस किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मृदा की लवणता मापी जाती है। ये मृदा की लवणता जो होती है, सैलिनिटी, ये चालकता मापी से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड यानी कि IFSC कोड जो होता है ये कितने अंकों का होता है, तो ये 11 अंक, इसमें 11 डिजिट होते हैं। देखिए स्टार्टिंग की जो 4 डिजिट होती हैं और बीच में 1 होती है और फिर 6 होती हैं। ये जो 4 डिजिट होती हैं ये बैंक नेम से रिलेटेड होती हैं। और ये जो होता है ये 0 होता है
और ये जो होता है ये बैंक ब्रांच से रिलेटेड होता है, की ब्रांच से रिलेटेड होता है। 6 लास्ट के 6 जो डिजिट होती, तो टोटल कितने हो गए, 11 डिजिट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का देखिए इन्होंने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है, 2013 में प्रभावी हुआ था खाद्य सुरक्षा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों का निर्माण और बंदरगाहों और बड़े बड़े शहरों को जोड़ने हेतु भारत सरकार ने कौन सी परियोजना चलाई, योजना या फिर परियोजना चलाई। तो याद रखिएगा ये परियोजना है, मल्टीपर्पस है, तो परियोजना कहलाई और भारतमाला इसका नाम है, भारतमाला। ठीक है, भारतमाला में क्या है, जितने भी बॉर्डरिंग एरियाज हैं उनके रोड्स को जोड़ना, एक रोड से दूसरी रोड को जोड़ना, और जो सी पोर्ट हैं उनको आपस में और शहरों को जोड़ना, ये सारा किस में आता है, भारतमाला परियोजना में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, हिंदुस्तानी संगीत में लोकप्रिय एससी जो है वो कितने हैं, शेड्यूल कास्ट कितने हैं, सबसे ज़्यादा किस में है, तो वो है यूपी में। ठीक है, शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा किस में है, मैक्सिमम वो यूपी में, ये याद रखिएगा, तो राइट आंसर यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालबेलिया भाव में लोक नृत्य किस राज्य का है, जिसे 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि में सूची में स्थान दिया है। ठीक है, मतलब यूनेस्को में इसको मिला है, इस सूची में गया है कालबेलिया नृत्य। तो ये लोक नृत्य जो है ये राजस्थान का है। ठीक है, ये राजस्थान का नृत्य है, और इसमें जो है याद रखिएगा, इसमें जो कॉस्ट्यूम जो होता है, कॉस्ट्यूम यानी कि जो पहनावा होता है, और उनका डांस यानी कि जो वो नृत्य करते हैं वो किस बेसिस का होता है, वो स्नेक टाइप का होता है। ठीक है, स्नेक टाइप के इनके कॉस्ट्यूम होते हैं और डांस भी उसी बेसिस पे होता है, स्नेक वाला। ठीक है, तो कालबेलिया याद रखिएगा कहाँ पर होता है, ये राजस्थान में होता है, राजस्थान की वुमेन के थ्रू होता है, यानी कि फीमेल जो होती हैं उनके थ्रू ये डांस किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मृदा की लवणता मापी जाती है, ये मृदा की लवणता जो होती है, सैलिनिटी, ये चालकता मापी से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड यानी कि IFSC कोड जो होता है ये कितने अंकों का होता है, तो ये 11 अंक, इसमें 11 डिजिट होते हैं। देखिए स्टार्टिंग की जो 4 डिजिट होती हैं और बीच में 1 होती है और फिर 6 होती हैं, ये जो 4 डिजिट होती हैं ये बताती हैं ये बैंक नेम से रिलेटेड होती हैं, और ये जो होता है ये 0 होता है, और ये जो होता है ये बैंक ब्रांच से रिलेटेड होता है, ये बैंक की ब्रांच से रिलेटेड होता है। 6 लास्ट के 6 जो डिजिट होती, तो टोटल कितने हो गए, 11 डिजिट हो गई आपकी। स्टार्टिंग में 4 याद रखिएगा, बैंक नेम से रिलेटेड होती है, फिर 0 होता है, और फिर 6 जो होती हैं वो बैंक ब्रांच से रिलेटेड होती है, IFSC कोड की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का देखिए इन्होंने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है, 2013 में प्रभावी हुआ था खाद्य सुरक्षा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों का निर्माण और बंदरगाहों और बड़े बड़े शहरों को जोड़ने हेतु भारत सरकार ने कौन सी परियोजना चलाई, योजना या फिर परियोजना चलाई। तो याद रखिएगा ये परियोजना है, मल्टीपर्पस है, तो परियोजना कहलाई और भारतमाला इसका नाम है, भारतमाला। ठीक है, भारतमाला में क्या है, जितने भी बॉर्डरिंग एरियाज हैं उनके रोड्स को जोड़ना, एक रोड से दूसरी रोड को जोड़ना, और जो सी पोर्ट हैं उनको आपस में और शहरों को जोड़ना, ये सारा किस में आता है, भारतमाला परियोजना में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, हिंदुस्तानी संगीत में लोकप्रिय किराना घराना का संबंध भारत के किस साथ। देखिए किराना घराना जो है ना, ये इसका संबंध यूपी से है। ठीक है, यूपी स्पेशल जब आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में, तो जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये यूपी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं। अच्छा, इसमें ईयर दिया हुआ है साहित्य अकादमी, ये 1952 में हुई। ठीक है, बिल्कुल सही है, स्टार्ट हुई। और संगीत नाटक अकादमी 1951, ये भी सही है। ललित कला अकादमी 1945, ये भी सही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1918, ये देखिए रॉन्ग है क्योंकि ये 1989 नहीं बल्कि 1985, याद रखिएगा इसे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है, आर्ट का सेंटर जो इनका है, ये 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था।
तो ये कुछ ईयर्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक में कितने रुपए मूल के नोट को छाप सकता है। देखिए मैक्सिमम जो होता है ना, मैक्सिमम 10,000 रुपये का नोट छाप सकता है आरबीआई। 10,000 रुपये का नोट वो छाप सकता है मैक्सिमम, पूछें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लगभग कितने % आबादी यूपी में रहती है। देखिए यूपी में रहने वाली जो आबादी है, टोटल आबादी की लगभग 16.5% रहती है। ठीक है, यूपी में 16.5% रहती है पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक 1982, राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि एनएचबी जिसे हम कहते हैं, ये 1988 है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 1982, ये गलत है। ठीक है, और राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंक, सॉरी ये आपको बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक ये गलत है, 1996 ये गलत है। ये देखिए जो आपके माइक्रो इंटरप्राइजेस ये जो आता है ना, जिसे हम सिडबी कहते हैं, इसे हम सिडबी कहते हैं ना, ये आपका आता है 1990 में। ठीक है, 1990 में सिडबी याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है बिल्कुल मैच नहीं, बाकी सब सही है। तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जैसा भी हो आप कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाएंगे मैथ्स का, आपकी लाएंगे। तो एसएसटी का भी 4 प्रैक्टिस सेट हो गए, अब मैथ्स का लाएंगे और फिर हम एसएसटी का 1 लाएंगे। तो इस तरह से ये कंटिन्यूसली वीडियोस चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।